ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अंदर जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो सिलेबस डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। और फर्स्ट पार्ट है कॉमर्स पार्ट और सेकंड पार्ट है अकाउंटेंसी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कॉमर्स के अंदर है हमारे जो चैप्टर्स और टॉपिक्स वो हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, recruitment and training, banking and finance. Then come the second part of the syllabus, that is accountancy, which include introduction to the accountancy and other conventions. So let's start with our first chapter for this subject, drug store and business management। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो ये टॉपिक्स हैं जो यहाँ दिए गए हैं। जो जैसे कि नंबर 1 टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट और इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देन कम द टॉपिक कॉमर्स, फिर है कॉमर्स के फंक्शंस एंड सब डिविजन। देन कम द ट्रेड टॉपिक, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो हम फर्स्ट चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो आज के हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे ये सारे टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कोई फार्मासिस्ट अपना खुद का कोई ड्रग स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो उस ड्रग स्टोर को अच्छे से, उस बिजनेस को अच्छे से वो चला सके और उसके लिए उनके पास एक अच्छी बिजनेस सेंस होनी चाहिए और उनको बिजनेस वर्ल्ड और एक्टिविटीज़ की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। सो व्हेन अ फार्मासिस्ट वांट टू स्टार्ट हिज ओन ड्रग स्टोर, इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस ही मस्ट हैव एन एप्टीट्यूड for the business and thorough knowledge of business world and activities। So इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया अपने करिकुलम में, जिसको कि उन्होंने ईयर 1991 के एजुकेशन रेगुलेशन के अंडर इंक्लूड किया और उस सब्जेक्ट को उन्होंने नाम दिया ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट का क्या पर्पस है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फार्मासिस्ट अपना खुद का कोई ड्रग स्टोर चलाना चाहे तो उनको उस बिज़नेस को चलाने के लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या उनके एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस में, उन सब की थॉरो नॉलेज हो। तो उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका सिलेबस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम कवर करते हैं कॉमर्स टॉपिक के अंदर और दूसरे पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। सो द पर्पस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स to the basic concept of the business, its proper management, sources of finance in order to run it successfully, and the last but most important, the way and the means to note down various transactions in the book of account for having a permanent record of the same। तो इस सब्जेक्ट का क्या पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिज़नेस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया जाए और बिज़नेस की प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में बताया जाए, और फाइनेंसेस कहाँ से हमें मिल सकते हैं अपने बिज़नेस में रुपया लगाने के लिए, फाइनेंस लगाने के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो बिज़नेस है वो इजीली सक्सेसफुली हम इजीली चला सके, उसके बारे में बताया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको ये बताया जाता है, ये तरीके समझाए जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कि ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं और ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको परमानेंट रिकॉर्ड में नोट डाउन करके कैसे रखा जाता है। तो ये सब हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो है कि कॉमर्स। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स होता क्या है? तो commerce is that aspect of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by industry।
तो कॉमर्स एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन, आदान प्रदान करते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री द्वारा बनाई जाती है। तो कोई भी इंडस्ट्री जब कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका लेन देन, अब इंडस्ट्री का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, उस प्रोडक्ट को आगे हम यूज़ करें, लोगों तक पहुँचे, तो उन सब चीज़ों को जिस एक्टिविटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या हो गया? एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो कि हमें इंडस्ट्री द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो कॉमर्स इट सर्व्स एज अ वैल्यूएबल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अब एक इंडस्ट्री का काम है सामान को बनाना, गुड्स को बनाना, ठीक है, और उन गुड्स को आगे किसी कंज्यूमर तक पहुंचाना, मतलब उन गुड्स को जिनके लिए बनाया गया है, जिन लोगों के लिए बनाया गया है, उन तक पहुंचाना। तो ये दोनों काम, मतलब प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना, इस एक्टिविटी को जो है हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। सो कॉमर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. It is the primarily concerned with the establishing contact between the producer and the seller to the trade. तो इसमें क्या है कि इसका सबसे मेन काम क्या है कॉमर्स में, कि प्रोड्यूसर से सामान लेके सेलर तक पहुंचाना, मतलब इसमें आगे सेलर बेचना है और आगे फिर कंज्यूमर को पहुंचाना। तो ये प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है। तो कॉमर्स इज अ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द सेलर और प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। आगे है हमारे पास कुछ हिंड्रेंसेस, मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें कॉमर्स ये काम करने में, ये एक्टिविटी करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो देयर आर मैनी हिंड्रेंसेस और प्रॉब्लम इन कॉमर्स। तो इस कॉमर्स को, मतलब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो है नंबर 1, हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन का मतलब है कि लोगों के बीच की प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम इन एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अब कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन करना होता है वो एक मेन प्रॉब्लम होती है हमें अपनी कॉमर्स एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ना तो कंज्यूमर को पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, ना तो प्रोड्यूसर को पता है कंज्यूमर कौन है। तो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना, उस कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो एक मेन प्रॉब्लम है कॉमर्स के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेड, जो ट्रेड है दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द कॉमर्स। मीन्स ट्रेड मतलब किसी चीज़ का लेन देन करना। तो ट्रेड, जब हम लेन देन स्टार्ट करेंगे तभी हमारी कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगा। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करने के लिए हम ट्रेड का यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ट्रेड इज़ द न्यूक्लियस। जो ट्रेड है वो कॉमर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सेंटर पार्ट है, कि अगर लेन देन होगा तभी पर्सन्स में कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होगा, तभी हमारा कॉमर्स चलेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ड्यू टू मोड एंड मीन ऑफ पेमेंट। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द सर्विसेज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज में, कि अब पहले हमने पर्सन्स, मीन्स पर्सन और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कॉन्टैक्ट तो हो गया थ्रू ट्रेड, ये प्रॉब्लम तो हमने दूर कर ली। अब सेकंड प्रॉब्लम आती है कि जब उनमें कॉन्टैक्ट हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गई, पर अब कोई भी गुड्स जो हैं वो हम पैसे के बिना या किसी और लेन देन के बिना तो नहीं कर सकते हैं। तो उस मीन और मोड, मतलब किस तरीके से हम पेमेंट करें, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, सामान को आदान प्रदान करने के लिए क्या मोड ऑफ पेमेंट हम यूज़ करेंगे, वो प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि हमें पैसे का लेन देन करने में हेल्प करेगा बैंक। तो एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि जब हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ढूंढ लिया, उनके बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया, पर उस ट्रेड को आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हम पैसों का लेन देन कैसे करें।
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगली हिंड्रेंस जो आती है वो आती है हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसको जो अपना सामान है वो दूर कहीं जो भी कंज्यूमर है वहाँ तक भी पहुँचाना होता है। अब पास वाले कंज्यूमर को पहुँचाना या दूर वाले कंज्यूमर को सामान पहुँचाने के लिए भी दिक्कत आती है कि सामान कैसे पहुँचाएं। तो ये जो हिंड्रेंस आ रही है कमर्स करने में, लेन देन करने में, वो कैसे हम दूर करते हैं? बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे रेल से हो, रोड से हो, बाय सी हो और या फिर बाय एयर हो। तो जो कमर्स एक्टिविटी है उसमें जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस आ रही है, मतलब जो हमें दूर सामान पहुंचाना है अपने कंज्यूमर तक, उसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेते हैं। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट हिंड्रेंस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑफ टाइम। हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। जो गुड्स हैं हम वो मतलब कितनी डिमांड है मार्केट में उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और अब हम कई बार कि हाँ डिमांड बढ़ेगी तो इसके लिए हम सामान बना के रख लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो अगर हमने सामान बना के रख लिया, अब मार्केट में डिमांड कम हो गई है तो हमारे पास कुछ स्टोरेज के इंतजाम भी होने चाहिए, तो सो दैट कि जब नेक्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत पड़े सामान की तो हम मार्केट में उस सामान को ला सकें। तो स्टोरेज अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ किससे सॉल्व करेंगे? वेयर हाउसिंग से, मतलब स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज़ बना के हम इस सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए। मतलब अब हमें नहीं पता है कि किस टाइम पर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, तो उस समय की जो हिंड्रेंस हो रही है उस हिंड्रेंस ऑफ टाइम को हम दूर करते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना के, मतलब वेयर हाउसिंग क्रिएट करके। नेक्स्ट कम्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कि कई बार क्या होता है कि समटाइम ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द गुड्स प्रोड्यूसर्स, ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू फाइंड द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। कुछ बार क्या होता है कि अब हमें नहीं पता होता प्रोड्यूसर्स को कि कंज्यूमर्स को क्या प्रोडक्ट्स चाहिए और उसको वो प्रोडक्ट्स कब चाहिए। तो उस नॉलेज की कमी होने की वजह से कई बार क्या होता है कंज्यूमर को प्रोड्यूसर के गुड्स के बारे में पता नहीं लगता कि मार्केट में ये सामान आया है, और ना ही प्रोड्यूसर्स जो है वो कंज्यूमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि हमने ये सामान प्रोड्यूस किया है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मीन्स इस लैक ऑफ नॉलेज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं। तो दैट मीन्स इस हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लेंगे। नेक्स्ट कम द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज। अब कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम जब गुड्स की, सामान की, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर पैकिंग करते हैं गुड्स की। तो गुड पैकेजिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द solution of this risk of damage. नेक्स्ट कम द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन और अच्छी पैकेजिंग के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग, फिर भी जो हमारा सामान है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब वो लॉस चाहे कोई फायर की वजह से हो, चोरी की वजह से हो, किसी भी ऐसी अनयूजुअल थिंग की वजह से हो जाए, जो भी गुड्स का लॉस, तो उस लॉस को हम कवर करते हैं कैसे? इसका सोल्यूशन है इंश्योरेंस कवर। कि हाँ, हमने अपनी इंश्योरेंस कवर करवा ली है और अब चाहे सामान जैसा मर्जी हो, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, अगर वो इंश्योरेंस कवर उसको कर रहा है तो आपको उस चीज़ का, अपने उस सामान का लॉस नहीं होगा। सो ये सारी थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें कमर्स करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस एंड सब डिवीज़न ऑफ कमर्स। मतलब जो हम ये कमर्स कर रहे हैं उसके क्या फंक्शंस हैं और उसको हम आगे कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं। तो जो इसकी सब डिवीज़न है वही इसके फंक्शंस हैं, और जो इसके फंक्शंस है वही इसकी सब डिवीज़न मानी जाती है। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास है कि कॉमर्स, जैसे कि हमने पहले देखा था, कॉमर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी ट्रेड और दूसरी है
वो एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, मीन्स एड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स का फंक्शन क्या हो गया? ट्रेड। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉमर्स का? जो भी कर ट्रेड के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी वो सारे फंक्शन हो जाएंगे कॉमर्स के। तो कॉमर्स की सब डिवीज़न भी क्या हो जाएगी? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड। ट्रेड के अंदर हमारे पास दो ट्रेड्स आएंगी, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर हमारे पास आएगी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो आगे चलते हैं। ये भी हमारे पास है कि कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स है। हम कैसे करते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में भी कि हमारे पास ट्रेड है और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड है वो हमारे पास परचेज, सेल, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब कि जितनी भी ट्रेड करने में जो भी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे बैंकिंग का, फाइनेंस करने के लिए वेयर हाउसिंग का और एडवर्टाइजमेंट का, इंश्योरेंस का, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन सब के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन और सब डिवीज़न ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंसेस, जो हमने हिंड्रेंसेस प्रॉब्लम्स जो हमने पहले पढ़ी थी, तो उसी के बेसिस पे हम कॉमर्स के फंक्शंस और उसके सब डिवीज़न को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आएगा या डिवीज़न आएगी कॉमर्स की, वो है ट्रेड। अब ट्रेड जो है वो दो तरह का होता है, होम ट्रेड जो जिसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, और दूसरा है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड और या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। होम ट्रेड मतलब जो घर, या इंटरनल ट्रेड यानी कि जो हमारी विद इन कंट्री, विद इन रीजन हो रहा है, उस ट्रेड को हम होम ट्रेड कहते हैं। और दूसरा है फॉरेन, इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड, जो किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में या किन्हीं दो रीजन्स के बीच में होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है या सब डिवीज़न है वो है ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड, कि जो ट्रेड में हेल्प करती हैं एक्टिविटीज़। अब उसमें जैसे कि हमारे पास है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी और इंश्योरेंस। ये सारी एक्टिविटीज़ मिलके जो है ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में कि ट्रेड क्या है। ट्रेड मीन्स buying, selling and exchange of goods and services for money or money's worth। मतलब कि किसी भी सामान को खरीदना, बेचना या आदान प्रदान करना किसी सामान का, किसी सर्विसेज का, मनी के लिए, पैसों के लिए, या पैसों के ही मूल्य की किसी और चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। मतलब सामान का आदान प्रदान, लेन देन करना, देना, खरीदना, बेचना और लेन देन करना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड इज़ द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स और कमर्शियल एक्टिविटी। तो कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सेंटर पार्ट हम जिसको बोलते हैं वो है ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तो कॉमर्स नहीं कर सकते हैं। तो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द कंज्यूमर एट फार ऑफ प्लेसेस आर नोन एज ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स क्या होते हैं? वो सारे डीलर्स, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सामान को प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर को आगे बेचते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडर। मतलब जिन्होंने एक जगह से सामान को खरीदा और दूसरी जगह बेचा कंज्यूमर के को, उनको हम बोलते हैं ट्रेडर। मतलब जिन्होंने लेन देन किया, तो ट्रेड करने वाले को हम बोलेंगे ट्रेडर। तो ट्रेड क्या हो जाएगी? बाई करना, सेल करना या गुड्स को एक्सचेंज करना पैसों के लिए या पैसों की किसी मूल्य चीज़ों के लिए। और जो ये ट्रेड करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, कि हम ट्रेड को आगे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो जो ट्रेड है वो दो तरह से ट्रेड है। एक है होम ट्रेड या जिसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, एक है फॉरेन ट्रेड जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो होम ट्रेड के अंदर है दो सब कैटेगरीज, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड के अंदर है इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। तो हम इन सबको अब वन बाय वन
डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास होम डोमेस्टिक, या फिर जिसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। तो ये क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। किसी एक ही कंट्री के अंदर सामान के आदान प्रदान को, सेल्स को, एक्सचेंज को, सामान के जब हम एक ही कंट्री में करते हैं, मतलब बाउंड्री विद इन अ कंट्री हम करते हैं, जैसे हमने इंडिया में ही सामान बनाया, इंडिया में ही हम उस सामान का लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो दैट इज़ हमारी होम डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। अब ये ट्रेड कैसी है? लोकल ट्रेड हो सकती है, मीन्स आप अपने लोकल एरिया में ही इस ट्रेड को कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और स्टेट ट्रेड मतलब एक ही स्टेट के अंदर है, जैसे स्टेट्स में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब विद इन अ स्टेट आप ट्रेड कर रहे हो। और इंटर स्टेट मतलब कोई दो स्टेट्स आपस में ट्रेड कर रही है, मतलब एक स्टेट प्रोड्यूस करती है सामान को और दूसरी स्टेट में उस सामान को बेचा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। तो ऐसी सामान जो कि हमारी कंट्री में ही बने और कंट्री में ही उस सामान का आदान प्रदान हो, दैट इज़ होम डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। जो कि आगे फर्दर होती है लोकल ट्रेड, एक पर्टिकुलर एरिया में ही सामान बनता है और वहीं बिकता है। और स्टेट ट्रेड मीन्स उसी स्टेट में वो सामान बना, उसी स्टेट में उस सामान का एक्सचेंज हुआ। और इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट में सामान प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी स्टेट में उस सामान का ट्रेड कर रहे हैं। और इस क्लासिफिकेशन के अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम होम और ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड के अंदर लेते हैं, दैट इज़ होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होती है? दिस इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स बाय अ होलसेलर and selling them further in small quantity to the retailer who are in direct contact with the consumers। अब होलसेलर्स कौन होते हैं? जो कि सामान मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं और आगे मतलब लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से उन्होंने सामान ले लिया और उस सामान को स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को बेच दिया, और फिर जो वो रिटेलर होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कंज्यूमर के। तो मतलब होलसेलर जो है वो एक लिंक है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर्स। तो होलसेलर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को सामान बेचते हैं, उनको हम बोलते हैं होलसेलर ट्रेडर्स, और ऐसे ट्रेड को बोलते हैं होलसेल ट्रेड। अब नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड क्या होती है। अब होलसेलर ने को मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के रिटेलर को वो सामान बेच दिया। अब जो रिटेलर हैं वो आगे इस सामान को स्मॉल क्वांटिटीज़ में जितना कि कंज्यूमर को चाहिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रिटेलर्स कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से एक लार्ज अमाउंट में सामान ले लिया और आगे उसने स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में बहुत सारे रिटेलर्स को वो सामान बेच दिया, वो हो गई होलसेल ट्रेड। अब वो रिटेलर्स ने जिन्होंने सामान खरीदा है होलसेलर से, वो रिटेलर्स जो है आगे उस सामान को कंज्यूमर्स को बेचते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि कंज्यूमर को जितना सामान चाहिए उतनी क्वांटिटी में वो कंज्यूमर को सामान बेचते हैं रिटेलर। तो वो ट्रेड क्या हो जाएगी? रिटेल ट्रेड।